प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 24 व 25 को सॉल्व करेंगे। देखिए 24 के भी दो पार्ट हैं, एक पार्ट पहला है और एक पार्ट दूसरा जो अथवा करके दिया गया है। यानी 24 के जो दो पार्ट हैं उन दोनों पार्ट में से केवल एक ही क्वेश्चन करना है और दोनों ही क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी के दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ध्यान से सुनिए। जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, ये जो साइन है ना, ये वाला साइन, ये फाई का साइन होता है और ये थीटा का साइन होता है। जब सूर्य का कोण फाई से थीटा हो जाता है तो अक्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए सॉल्यूशन लिखते हैं और करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे माना स्तंभ की ऊंचाई h मीटर है। हमें स्तंभ की ऊंचाई ही ज्ञात करनी है और उसको मैंने h मीटर मान लिया है। आइए चित्र बनाते हैं। देखो प्यारे बच्चों, यह है एक स्तंभ जिसकी ऊंचाई मैंने h मीटर माना है और ये भूमि पर किसी बिंदु पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई को ही कंसीडर करते हैं, इसको मैंने ए बी मान लिया है। तो ये जो h ऊंचाई का स्तंभ है इसको मैंने ए बी मान लिया है और भूमि तल पर कोई बिंदु है बी सी मान लीजिए। इस सी से इस स्तंभ का जो उन्नयन कोण है वह प्यारे बच्चों फाई है। ठीक, ए बी कोई स्तंभ है जिसकी ऊंचाई मैंने h मानी है और भूमि तल पर कोई बिंदु सी है जिससे इस स्तंभ का उन्नयन कोण फाई है। अब देखो ध्यान से सुनना मेरे बच्चों, क्या कहता है। इस फाई पर हम खड़े हैं, हम इस फाई से आगे भी जा सकते हैं, हम इस फाई से पीछे भी जा सकते हैं। यानी ये जो बिंदु सी है, इस सी से मैं आगे भी जा सकता हूँ। अगर मैं सी से आगे जाता हूँ तो अक्षैतिज दूरी कम होगी। देखो इतनी कम होती चली जाएगी। जैसे मैं यहाँ से आया हूँ तो इतनी दूरी रह गई, यहाँ से यहाँ आया हूँ तो इतनी दूरी रहेगी, यहाँ से यहाँ आया हूँ तो इतनी दूरी रहेगी। यानी अगर मैं सी से ए की तरफ चलता हूँ तो अक्षैतिज दूरी कम होती जाएगी। जबकि क्वेश्चन में कहा है कि अक्षैतिज जो छाया है, यानी इस स्तंभ की जो छाया है वह ए मीटर अधिक हो जाती है। तो मान लो मेरे पास सी से ए तक की जो दूरी है वो एक्स मीटर थी। ठीक, अब इस x से a मीटर ज़्यादा हो जाती है, तो इस x से a मीटर के लिए मुझे पीछे की साइड में जाना पड़ेगा। तो ये दूरी हो गई मेरी a मीटर। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। a मीटर अधिक दूरी होने का मतलब हो गया कि मैं इस बिंदु C से पीछे की साइड में जाऊंगा। तो ये बिंदु हो गया मान लीजिए हमारे पास में D। अब इस D बिंदु से जो स्तंभ है उसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई का जो उन्नयन कोण है वह अब थीटा हो जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास में दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज तो ये बन गया छोटे वाला, एक त्रिभुज बन गया बड़े वाला, और दोनों ही त्रिभुज हमारे पास में समकोण त्रिभुज बन गए हैं। बिंदु ए पर समकोण त्रिभुज बना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं। सबसे पहले लेंगे समकोण त्रिभुज सी ए बी में। ठीक, देखो सी ए बी में ये तो हो गया कोण के सामने का तो होता है लंब और ये हो गया आधार। तो लंब और आधार में फॉर्मूला लगता है tan का। तो tan फाई बराबर h अपॉन x। अब हमें किसका मान निकालना है, हमें तो h का मान निकालना है। तो जिस वेरिएबल का मान हमें निकालना होता है उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं हमेशा। तो इसके भी अब हमने अपॉन 1 किया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो x की मल्टीप्लाई हम tan में करेंगे तो x tan फाई बराबर हो गया h। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो x बराबर हो गया h अपॉन tan फाई। या हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं x बराबर tan कोट x बराबर h कोट फाई। इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज
DAB में दोनों ही हमें समकोण त्रिभुज लेने हैं। ये बात ध्यान रखना, त्रिकोणमिति में एच और हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन सोल्व करते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको जितने भी त्रिभुज लेने हैं वो सब के सब समकोण त्रिभुज ही लेने हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज बनेगा मेरे पास DAB। ठीक है, अब देखें यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन अब कोण फाई की जगह थीटा हो गया, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा H अपॉन वही बेस हो जाएगा हमारे पास में A से C और C से D, यानी x प्लस A। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे हम इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस A बराबर H अपॉन टेन थीटा, और x प्लस A बराबर हो गया H कोट थीटा। समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में x का मान है, समीकरण 2 में x प्लस A का मान है, तो समीकरण 1 से x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर तो लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा H कोट फाई प्लस A बराबर H कोट थीटा। अब H के एक साथ ले लेते हैं, एक H की फिगर ये है, एक H की फिगर ये है, तो बराबर से इसको इधर शिफ्ट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा A बराबर H कोट थीटा माइनस H कोट फाई। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। देखो ये बराबर से इधर है, प्लस का है, जैसे बराबर से इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का हो जाएगा। दोनों में से हमने कॉमन ले लिया मेरे प्यारे बच्चों H, तो यहाँ बचा कोट थीटा माइनस कोट फाई। ठीक है, अब ये हमें केवल H की वैल्यू निकालनी है, तो H के साथ ये वाली फिगर है मल्टीप्लाई में, जैसे मैं बराबर से इधर जाऊँगा तो ये हो जाएगी डिवाइड में, मल्टीप्लाई जाता है प्यारे बच्चों डिवाइड में, तो रिजल्ट आ जाएगा H बराबर A अपॉन कोट थीटा माइनस कोट फाई। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। आप चाहे तो इसे 10 में भी बदल सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसके अथवा वाले पार्ट पर चलते हैं। आइए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा है, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 अंश है। बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन में शब्द प्रयोग किया था उन्नयन कोण, और इसमें किया है अवनमन कोण। तो पहले समझिए उन्नयन कोण कौन सा होता है। उन्नयन कोण कब बनता है? नीचे से ऊपर देखने पर, नीचे से ऊपर देखने पर बनता है उन्नयन कोण, और अवनमन कोण बनता है ऊपर से नीचे देखने पर। तो एक जगह बनता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होगा नीचे से ऊपर। जैसे हम जमीन पर खड़े हैं और किसी मकान की छत को देखें, वहाँ बनेगा उन्नयन कोण, और अगर हम छत पर खड़े हैं और ज़मीन पर किसी भी वस्तु को देखते हैं तो वहाँ बनता है अवनमन कोण। तो इस क्वेश्चन में अवनमन कोण का प्रयोग किया गया है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसमें कहा है एक बहुमंजिला भवन है, तो सिंपली सी बात है कि बहुमंजिला जो भवन होगा वो ऊंचा होगा, और एक जो 4 मीटर का भवन है वो नीचा होगा। ठीक, दोनों के दोनों ही भवन सड़क पर खड़े होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक भवन गहराई में होगा और एक भवन ऊंचाई पर होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दोनों का जो तल है वो समान होगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 4 मीटर ऊंचा भवन, और यह है बहुमंजिला भवन। बहुमंजिले भवन की छत से देखने पर
जो 4 मीटर का भवन है उसकी छत और उसके आधार के अवनमन कोण दे रखे हैं। देखो अवनमन कोण बनते हैं ऐसे, एक कोण ये बन गया, एक कोण ये बन गया। देखो ये बड़े वाला कोण है, तो बड़े वाला कोण तो हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर हम इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच दें तो ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री और ये कोण हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 45 डिग्री। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई मान लो मैंने h मीटर मानी है और दोनों भवनों के बीच की दूरी मैंने x मीटर मानी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। इसको A, B, C, D और E, ये हमारे पास फिगर में 5 पॉइंट इस्तेमाल किए हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं माना बहुमंजिले भवन की ऊंचाई h मीटर और दोनों मकानों के बीच की दूरी x मीटर है। यहाँ मैंने मकानों का इस्तेमाल किया है, मकान शब्द का इस्तेमाल किया, भवन शब्द का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब पहले लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी डी में tan 45 डिग्री बराबर बी डी अपॉन ए बी। tan 45 का मान होता है 1, बी डी का मान हो गया हमारे पास में h और इसका मान हो गया ए बी का x, यानी हमारे पास में x बराबर h। एक समीकरण आ गई है, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। इस समीकरण से ये पता चलता है कि जो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई होगी वही उनके बीच की दूरी होगी। ठीक, अब दूसरे समीकरण में दूसरे समकोण त्रिभुज में चलते हैं। समकोण त्रिभुज ई सी डी में, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ लगेगा tan 30 डिग्री बराबर डी सी अपॉन ई सी। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर डी सी का मान हो गया हमारे पास में h-4 और ई सी का मान हो गया x। देखो यहाँ पर देखो, ये हमारे पास में हो गई 4, तो ये पूरी h थी, तो यहाँ से यहाँ तक की बचेगी h-4 मीटर। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x बराबर हो गया √3 h-4। सबसे पहले h का मान डाल दीजिए या x का मान डाल दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, जब समीकरण 1 में भी x का मान है, समीकरण 2 में भी x का मान है, तो हमने दोनों समीकरण से x के मान को बराबर रख दिया है। तो यहाँ बचेगा h बराबर √3 h-4। तो यहाँ बचेगा h बराबर, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं √3h और माइनस के 4√3। 4√3 को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 4√3 बराबर √3h माइनस का h। h को मन ले लिया यहाँ से, तो बचा √3 माइनस 1, यहाँ बचा 4√3। तो h की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों 4√3 अपॉन √3 माइनस 1। अब जितनी भी वैल्यूज़ हम लेते हैं उनमें कहीं पर भी हर में अपरिमेय संख्या नहीं आती है। तो सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 + 1 से
गुना व भाग करने पर, तो यहाँ आ जाएगा h बराबर 4√3 अपॉन √3 - 1 गुना √3 + 1 और यहाँ आ जाएगा √3 + 1। देखो √3 + 1 से ही गुना कर दी, √3 + 1 से ही भाग कर दी। अब आगे चलेंगे। देखो तो पहले हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 4 की √3 की √3 में करेंगे तो 4 गुना 3 आ जाएगा। 4√3 की 1 में करेंगे तो 4√3 आ जाएगा। बहुत ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ √3 - 1 और यहाँ √3 + 1, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगी a - b इंटू a + b बराबर a² - b²। जैसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर से 4 या 12, ये ऐसा कर लीजिए 4 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा 3 + √3 अपॉन, देखो प्यारे बच्चों √3 का वर्ग होता है 3 और -1 का वर्ग होता है 1, 3 में से 1 गया 2, 2 से जब मैं 4 को काटूंगा तो रिजल्ट आएगा 2, 3 + √3। ये हमारा h का मान आ गया है। और ध्यान दो जो h का मान है वही हमारा x का मान है, इसलिए रिजल्ट लिखते वक्त हम क्या लिखेंगे हम बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, तो वो हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 ब्रैकेट 3 + √3 मीटर, और दोनों भवनों के बीच की दूरी वो भी यही आ जाएगी 2, 3 + √3 मीटर। यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई हैं। 2 बातें हल करने से पहले क्वेश्चंस की फिगर को हम बनाते हैं। क्वेश्चन की फिगर में क्या कहा गया है, देखो उसने कहा है एक वृत्त है और वृत्त का ये केंद्र हो गया, केंद्र को मैंने O मान लिया। इसका कोई चाप है, इसके चाप को मैंने AB माना है। अगर हम A से O को मिला दें और A से ही हम B को मिला दें, तो ये जो चाप है ये वृत्त के केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। तो ये बन गया 60 अंश का कोण, और इसकी जो त्रिज्या है वो 21 सेंटीमीटर है। तो मेरे पास में ये बना प्यारे बच्चों यहाँ से यहाँ तक त्रिज्याखंड, ये फिगर। तो त्रिज्याखंड कौन सा बना, OA, यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए X, तो OAXBO ये त्रिज्याखंड बना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन में वृत्त की त्रिज्या, जिसको हम R से डिनोट करते हैं, दे रखी 21 सेंटीमीटर, और अंतरित कोण जिसको हम थीटा से डिनोट करेंगे, दे रखा 60 डिग्री। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम A से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री इंटू πr²।
तो जो जो भी वैल्यू हमारे पास में है वे सब इसमें पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू तो है हमारे पास में 60 डिग्री अपॉन 360, पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 21 सेंटीमीटर, यानी 21 को हम 2 बार लिखेंगे, 21 गुना 21। जो भी कैंसिल होती है फिगर उसको कैंसिल कर दीजिए। 60 से अगर हम 360 को कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा। 7 से अगर मैं 21 को काटूंगा तो 3 आएगा, 7 या 21। 3 से 6 को काटूंगा 2 आएगा, 2 से 22 को काटूंगा 11 आएगा। तो मेरे पास में फिगर बची 11 गुना 21 और दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 एकन 11, 11 दूनी 22 और 1 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक आंसर आ गया मेरे पास में, जिसे मैं लिखूंगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ए बराबर, चाहे तो आप त्रिज्या खंड के का नाम भी लिख सकते हैं। त्रिज्या खंड था हमारे पास में OAXBO, आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं, त्रिज्या खंड OAXBO का क्षेत्रफल। यही आपका एक आंसर हो गया है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। अब देखो, जैसे हमारे पास में ये बेटा वृत्त है, ठीक, और ये वृत्त का केंद्र है, ये AB कोई चाप है, O केंद्र है, ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक। अगर मैं A से B को मिला देता हूँ तो ये बन जाती है उसकी जीवा, ठीक। तो इस जीवा ने इस त्रिज्या खंड को 2 भागों में बांट दिया। एक तो यह भाग बचा जिसको कहेंगे हम वृत्तखंड, और एक ये भाग बचा जिसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज, ठीक। तो ये भी 21 का हो जाएगा और ये भी 21 का हो जाएगा और ये भी 21 का हो जाएगा। यानी अगर केंद्र पर बना कोण 60 डिग्री का है तो निश्चित रूप से संगत जीवा को लेकर के जो त्रिभुज बनेगा वो हमेशा समबाहु त्रिभुज ही बनेगा, ठीक। तो अब अगर आप देखें तो ये जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है 2 भागों में बट गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें तो केवल वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले अब हम लिखेंगे त्रिज्या खंड। कौन सा त्रिज्या खंड हमारे पास में? OAXBO का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस नहीं प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। इसका मान तो दे रखा है 231 जो मैंने सॉल्व किया है। समबाहु त्रिभुज का लिख लेते हैं √3/4 भुजा का वर्ग, भुजा है 21 का वर्ग प्लस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये जो फिगर है इसको बराबर से इधर ले जाइए। तो सोल्व कर लीजिए 231 माइनस √3/4 और 21 का वर्ग होता है प्यारे बच्चों 441 बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या सोल्व कर सकते हैं। 231 और 441 में 21 कॉमन है, तो यहाँ से हमने 21 कॉमन ले लिया, तो ये बचा 11 माइनस √3/4 गुना 21 बराबर वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और क्या सोल्व कर सकते हैं? और सोल्व कर सकते हैं 4 एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही 4 आप एलसीएम लेंगे, तो 4 बाहर आ जाएगा,
तब आपका आंसर बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ लिख देता हूँ 21/4, 4 की गुना करेंगे 11 में तो 44 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका यही आएगा, यही आपका आंसर होगा। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब हम 25 के अथवा वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 के अथवा वाले पार्ट पर डिस्कस करेंगे। देखो पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, फिर दिमाग में उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए कि वो क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। 32 सेंटीमीटर ऊंचाई और 18 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। तो यहाँ पहले दिया गया है बेलनाकार बाल्टी, यानी यहाँ तक का जो सवाल है वो बेलन से संबंधित है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है। बाल्टी में से रेत को नीचे गिरा दिया जाता है और इस रेत से एक शंकुआकार ढेरी बनाई जाती है। अब क्वेश्चन में शंकु का प्रयोग हो गया है, ठीक। यदि ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर हो तो ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम बेलनाकार बाल्टी बनाएंगे। यह है हमारी बेलनाकार बाल्टी। ठीक, इसकी जो ऊंचाई है 32 सेंटीमीटर है और आधार की जो त्रिज्या है वो है 18 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये बाल्टी पूर्ण रूप से रेत से भरी हुई है, यानी जो रेत भरा है वो बाल्टी के आयतन के बराबर है। अब जब हमने इसे रेत को ज़मीन पर डाल दिया तो ज़मीन पर डालने से यो एक शंक्वाकार फिगर में बदल गई। ये भी हमारा रेत है। अब उसने क्या कहा कि इस रेत की जो ऊंचाई है वह है 24 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। मान लो त्रिज्या r हो गई और इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो मान लीजिए l हो गई। मेरे ख्याल से अब बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या r सेमी व तिर्यक ऊंचाई L सेंटीमीटर है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये तिर्यक में ये वाला रह नहीं बेटा, ये वाला रह लगेगा और यहाँ भी ये वाला रह नहीं लगेगा, ये वाला रह लगेगा। अब ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अगर हमारे पास में एक बॉडी से दूसरी बॉडी बनाई गई है, यहाँ भी बेलन से शंकु बनाया गया है, रेत को डाल करके, रेत को उड़ेल करके, रेत को उड़ेल करके, तो ऐसी स्थिति में सवाल हल करने के लिए दोनों जो आपके पास में फिगर दी गई है उनके आयतन को बराबर रखा जाएगा। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे? तो यह होगा तब बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r1² h1 और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r2² h2। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ गई होगी। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r1 यानी बेलन की त्रिज्या 18 दे रखी है, तो 18 गुना 18, ऊंचाई दे रखी है 32, तो यहाँ जाएगा 1/3। r2 शंकु की त्रिज्या हमें निकालनी है, तो r का स्क्वायर और ऊंचाई दे रखी है h का मान h2 का मान दे रखा है 24, तो हमें किसका मान निकालना है? r का। तो
तो यहाँ जितनी भी फिगर है वो सब बराबर से इधर शिफ्ट हो जाएंगी। ये अपॉन में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में चला जाएगा। तो यहाँ फिगर बनेगी 18 गुना 18 गुना 32 गुना 3 अपॉन 24 और यहाँ बचेगा प्यारे बच्चों r²। काट लीजिए, 3 8 24, 8 चौक 32। ठीक है, तो हमारे पास जो फिगर बची वो बची 18 गुना 4 बराबर r²। तो r बराबर आ जाएगा √ 18 गुना इस 4 को मैं लिख लेता हूँ 2 गुना 2। अब r बराबर आ जाएगा, देखो ये एक जोड़ा बना, इसमें से तो एक बाहर आ जाएगा, और एक जोड़ा ये बना, इसमें से भी एक बाहर आ जाएगा। तो r बराबर आ जाएगा 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या हमारे पास में आ गई 36 सेंटीमीटर। अब उसने दूसरी बात पूछी है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई के लिए भी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है L बराबर √ h² प्लस r²। तो L बराबर h कितना हमारे पास में 24, तो 24 का वर्ग प्लस r का मान आया हमारे पास में 36, तो 36 का वर्ग। तो सबसे पहले हम 24 का वर्ग करेंगे। 24 का वर्ग होता है 576, प्लस हम 36 का वर्ग करेंगे, और 36 का वर्ग होता है, और प्यारे बच्चों 36 का वर्ग होता है 1296। L बराबर दोनों को जोड़ लेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 9 में 7 जोड़ेंगे 16 और एक हासिल का लगा 17, 2 में 5 जोड़ेंगे 7 और 1 8 और 1। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। फैक्टर तो करके निकाल लोगे आंसर, या मैं ही निकाल के दिखाऊँ इसको भी? ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे वो भी कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।